यूजिटॉन का आत्मा कमरे के कोने में फंस गया था। यह एक सील बंद घर में फंसी मक्खी की तरह था। ये दीवारों से टकराता रहता था। हर बार जब उसे लगता कि वह भाग सकता है तो काला तरल उसे वापस कोने में धकेल देता था। इससे उसका आत्मा लगातार कमजोर होता जाता था। हालांकि जायम के बार बार चाकू से वार करने से उसका आत्मा कमजोर हुआ, लेकिन असली हताशा का कारण रहस्यमयी काला तरल था। यह उसके आत्मा को खा रहा था। काले तरल के स्पर्श से ही यूजिटॉन को लगा कि उसकी जीवन शक्ति रिस रही है। वह कमजोर और बेबस हो गया। यह उसके बचे खुचे जादुई शक्ति को भी चुरा रहा था। ये और भी घातक था। इससे यूजिटॉन जादू नहीं कर पाया। उसके जादुई तरीके बार बार नाकाम हो गए, मानो उसे पूरी तरह बांध दिया गया हो। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्यों? जायम के क्रूर हमलों का सामना करते हुए यूजिटॉन के प्रकाश गोल ने दर्द भरी चीख मारी। लेकिन जायम को यूजिटॉन की मृत्यु की अनिच्छा की परवाह नहीं थी। जल्द ही यूजिटॉन शांत हो गया। वह धीरे धीरे कमजोर होता गया। आखिरकार वह आवाज नहीं निकाल सका, न ही हलचल दिखा सका। यूजिटॉन के स्थिर होने पर जायम ने हमला तुरंत नहीं रोका। वॉइस ने प्रकाश गोल को देखा। यह अब मोमबत्ती की कमजोर लौ जैसा हो गया था। कुछ देर बाद जायम ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। तुम इतने नीच हो कि आसानी से जहरीली शपथ ले लेते हो। वह शपथ तुम्हारे परिवार और पूर्वजों को स्वर्ग की क्रोध से भयानक मृत्यु देती है। अगर मैं तुम्हारे साथ काम करूं तो डॉक्टर मो की मौत का पीछा करूंगा। जायम ने ठंडी नज़र से यूजिटॉन के झिलमिलाते आत्मा को आखिरी नज़र दी। फिर वह मुड़ा, बिना हिचकिचाहट भारी दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही तेज धूप की किरणें अंदर आईं। वे प्रकाश गोल पर गिरीं। धूप ने यूजिटॉन की बची हुई आत्मा शक्ति को जला दिया। ये धुएं की लकीर बन गया। पू की आवाज़ के साथ यह हवा में गायब हो गया। इस तरह जायम ने यूजिटॉन का आखिरी निशान मिटा दिया। जायम को पता नहीं था कि यूजिटॉन को प्रकाश से डर लगता है। यह विचार उसे तब आया जब उसे याद आया, मोजुरेन कमरे में आया था। उसने कई मोमबत्तियां बुझा दी थीं। अगर वह ये न भूलता तो प्रकाश गोल पर चाकू मारता रहता। उसका दिल चिंता से भर जाता। हालांकि जायम ने यूजिटॉन की जीवन शक्ति आसानी से खत्म कर दी। उसने अतिरिक्त 7 पॉइजन वाटर की ट्यूब तैयार रखी थी। क्या होगा अगर उसका प्लान काम न करे? मोजुरेन ने 5 पॉइजन वाटर ले लिया था। ये दूसरी ट्यूब उससे ज़्यादा शक्तिशाली थी। इसमें अतिरिक्त सामग्री थी। इनमें फ्लावर्ड मशरूम भी था। ये साधारण मनुष्यों के लिए घातक था, अमर साधकों के लिए और भी ज़्यादा। इसकी ताकत से यूजिटॉन जादू नहीं कर सका। उसका आत्मा आसानी से नष्ट हो गया। यही कारण था कि जायम ने 7 पॉइजन वाटर यूजिटॉन के आत्मा पर छिड़का। उसने किंवदंतियों का अध्ययन किया था। भूत, राक्षस, दानव आदि चिकन ब्लड, काले कुत्ते के खून से डरते हैं। जायम ने यूजिटॉन को भूत समझा। जायम ने अंदाजे से काम किया। यह संयोग से सफल रहा। अगर यूजिटॉन को पता चलता कि उसकी मौत अनुमान पर हुई तो वह फिर मर जाता। उसे उल्टी से मृत्यु हो जाती। जायम को 7 वाटर पॉइजन के सभी प्रभाव नहीं पता थे, लेकिन वह निश्चित था, दरवाजा खोलने पर यूजिटॉन मर जाएगा। यही विश्वास उसे इतना क्रूर बनाता था। अब वह आज़ाद था। उसे लगातार चिंता नहीं करनी पड़ेगी। गले पर चाकू का डर नहीं, न ही भागने की तैयारी। जायम शांत कदमों से पत्थर के कमरे के केंद्र में लौटा। वह थोड़ी देर रुका। अचानक वह 3 मीटर ऊपर कूदा। उसने अपनी खुशी चिल्लाकर निकाली। भावनाएं निकालने के बाद वह 16 साल के लड़के की तरह लौटा। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं। जायम की आवाज़ अचानक रुक गई, मानो चाकू से काट दी गई हो। उसने दरवाजे पर विशालकाय आदमी को देखा। मोजुरेन ने उसे आयरन स्लेव कहा था। जायम का चेहरा बदसूरत हो गया। वह विशालकाय के सामने घूरा। अचानक उसके कंधे दर्द करने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने बड़ी गलती की। उसने विशालकाय को भुला दिया था। इसलिए यूजिटॉन से मोजुरेन और विशालकाय के रिश्ते तथा कमजोरी के बारे में नहीं पूछा। एकमात्र सांत्वना ये थी, विशालकाय को पत्थर के कमरे में रुचि नहीं थी। वह दरवाजे के आसपास घूम रहा था। मोजुरेन का आखिरी आदेश मान रहा था। कमरे की ओर एक नज़र भी नहीं डाली। जायम ने भौहें चढ़ाईं। उसने सोचा कि आयरन स्लेव सबसे मुश्किल था। ये तर्क नहीं मानता, न मना जाता, सिर्फ मालिक के आदेश मानता। अगर लड़ाई में जायम हार गया तो सिर्फ जहर काम आ सकता था। लेकिन जहर की ट्यूब खाली फर्श पर पड़ी थी। इस विचार से जायम पत्थर के कमरे में टहलने लगा। आयरन स्लेव से निपटने का प्लान सोचने लगा।
बहुत सोचने के बाद उसका दिमाग उलझ गया। कोई प्लान नहीं मिला। अनजाने में जायम की नज़र मोजुरेन के मृत शरीर पर पड़ी। अचानक उसे विचार आया, शायद उसके शरीर पर कुछ मिले जो आयरन स्लेव को रोक सके। जायम ने बाहर झांका। आयरन स्लेव थका नहीं था, वह घूम रहा था, कमरे के पास आने का इरादा नहीं। ये देखकर जायम शांत हुआ। वह जल्दी मोजुरेन के शरीर के पास गया। डॉक्टर मो के दोनों हाथ फैलाए, मृत शरीर की हर इंच जांचने लगा। जायन एक एक करके मोजुरेन के शरीर से अजीब अजीब और रहस्यमय वस्तुएं निकाल रहा था, जिनमें से कुछ ऐसी थी जिन्हें वह पहचानता था, जबकि कई ऐसी भी थी जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था, और वह इन सभी वस्तुओं को सावधानीपूर्वक छांटते हुए अपने पास ज़मीन पर दो अलग अलग ढेरों में रखता जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वस्तुओं की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे जायन के चेहरे पर हैरानी और बेचैनी भी बढ़ती गई, क्योंकि इन वस्तुओं में कुछ अत्यंत खतरनाक और सीधे जीवन के लिए घातक चीज़ें भी शामिल थीं, जैसे एक रहस्यमय जहर से भरी नली, घातक सांप के विष में डूबा हुआ रेत का थैला, और 10 से भी अधिक बेहद तेज और धारदार बूमरैंग, जिन्हें देखकर जायन को यह एहसास हुआ कि यदि मोजुरेन उसे जिंदा पकड़ना नहीं चाहता, तो शायद वह कब का मारा जा चुका होता। अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए जायन ने खुद पर व्यंग्यात्मक हंसी हंसी और बुदबुदाया कि एक जिंदा इंसान एक मरे हुए आदमी की चीज़ों से डर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वह हर संदिग्ध वस्तु जयान ने अपने हाथ से उस विशालकाय व्यक्ति के शरीर का तापमान महसूस किया, जबकि वह उसके निर्जीव और निःशब्द नेत्रों में घूरता रहा, और अपने हृदय में वह सभी कटु अनुभवों का अनुमान लगाने का प्रयास कर रहा था जो झांग ताई ने झेले होंगे। डॉक्टर मो ने निश्चित रूप से यू जितोंग के साथ मिलकर झांग ताई का अपहरण किया था, जो कवच हाथी का मार्ग अपनाने वाला योद्धा था, और झूठा बहाना बनाकर यह प्रचारित किया था कि वह चला गया है, जिससे 7 रहस्यों संप्रदाय के अनेक नेत्रों और कानों को धोखा दिया गया, और फिर उन्होंने गुप्त रूप से किसी प्रकार की जादुई तकनीक का उपयोग करके झांग ताई का आत्मा निकाल ली, जिसके कारण उसका शरीर वर्तमान में जैसा विकृत हो गया था, और उनकी इस तकनीक के प्रभाव कवच हाथी के मार्ग की खेती के प्रतिकूल प्रभाव के समान थे।
जयान का यह अनुमान वास्तव में घटित घटना से बहुत भिन्न नहीं था। डॉक्टर मो ने अचानक इस परीक्षण के बाद कवच हाथी के मार्ग को यूजितों की लाश शोधन तकनीक के साथ जोड़कर एक समूह बनाने का विचार किया, जो आज्ञाकारी और शक्तिशाली कठपुतलियों का होगा जो पूरे जियांगहू को तहस नहस कर देंगी। लेकिन वह केवल इस एक सैनिक को ही बना पाया था जिसे वह अपने खजाने की तरह मानता था, और वह सामान्यतः लोहे के इस विशालकाय को पहाड़ के तलहटी में किसी गुप्त स्थान पर छिपा कर रखता था, तथा डॉक्टर मो ने इसे केवल तभी बाहर निकाला जब वह पहाड़ पर लौटता था। लेकिन यू जितोंग को इस संदिग्ध पुनर्जीवित लाश में कोई रुचि नहीं थी। वास्तव में वह तिरस्कारपूर्वक हंसा भी, क्योंकि जब उसके पास अपना शरीर था तब वह इन प्रकार की पुनर्जीवित लाशों से आंतरिक शक्ति का उपयोग करके आसानी से निपट सकता था। इसके अलावा ये पुनर्जीवित लाश का कारों की उच्च श्रेणी की पुनर्जीवित लाशों से तुलना में कहीं भी नहीं थी, इसलिए ये केवल सांसारिक जगत में उपयोगी थी। और इसका एकमात्र सकारात्मक पहलू ये था कि सामग्री इकट्ठा करना आसान था, शोधन प्रक्रिया सरल थी, तथा थोड़ी सी आंतरिक शक्ति वाला कोई भी व्यक्ति इस तकनीक का उपयोग कर सकता था। कुछ देर बाद जयान ने अपना हाथ विशालकाय व्यक्ति के चेहरे से हटा लिया और अपने व्याकुल नेत्रों को उसके शरीर से हटाकर क्षतिग्रस्त पाषाण द्वार पर केंद्रित कर दिया, जबकि उसका मन अभी भी चक्कर में था। उस क्षण में जयान को अपने हृदय में ठंडक महसूस हुई, न कि झांग ताई की स्थिति के कारण बल्कि अपनी स्वयं की इस शीतल और उदासीन प्रवृत्ति के कारण। वह मूल रूप से सोचता था कि जब उसे अपने मित्रों के दयनीय पतन का पता चलेगा तो वह क्रोध से सिर ऊंचा करके चिल्लाएगा, मोजुरेन, यूजितोंग, और तीव्र घृणा व्यक्त करेगा। लेकिन वास्तव में कुछ उदासी के अलावा इस खोज ने उसके भीतर कोई क्रोध नहीं जगाया। लगभग ऐसा प्रतीत होता था मानो इन परिस्थितियों में जो व्यक्ति गिरा हो वह उसका अच्छा मित्र झांग ताई न होकर कोई अपरिचित व्यक्ति हो जो उससे किसी भी प्रकार से संबंधित न हो। क्या यह इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि उसके सामने का झांग ताई केवल एक खाली खोल था और वह झांग ताई नहीं जो उससे पहले ज्ञात था, या इसलिए क्योंकि उसका हृदय बहुत ठंडा हो चुका था? जयान के इस शीतल और उदासीन व्यवहार ने उसके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया, और उसने ठीक उसी क्षण एहसास किया कि वह इतना अधिक बदल चुका था कि वह स्वयं से ही विदेशी हो गया था। जयान अंततः अपने मोह से जागृत हुआ और व्यथित नेत्रों से विशालकाय व्यक्ति को देखा, यह अनिश्चित होकर कि उसे कैसे संबोधित करे। डॉक्टर मो द्वारा खोई हुई आत्मा और चलता फिरता मृत शरीर के बारे में कही गई बात को सोचते हुए जयान ने उदास नेत्रों से देखा और धीरे से कहा, भाई झांग, मैं कल्पना करता हूं कि तुम अगले जीवन में जा चुके हो, इसलिए तुम्हें अपने शरीर की आवश्यकता नहीं है। कृपया अपने छोटे भाई को इसे उपयोग करने की अनुमति दो। मैं निश्चित रूप से सावधानी बरतूंगा और आशा करता हूं कि तुम मेरे इन कार्यों के लिए मुझे दोषी न ठहराओगे। कुछ शब्द कहने के बाद और शांति प्राप्त करने के बाद जयान ने विशालकाय व्यक्ति का सामना किया और कहा, चूंकि तुम भाई झांग द्वारा छोड़ा गया शरीर हो और तुम्हारा अपना कोई स्वतंत्र आत्मा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें टेढ़ा आत्मा कहूंगा। मैं आशा करता हूं कि तुम भविष्य में मेरी सहायता कर सकोगे। जयान के इन शब्दों को सुनकर विशालकाय व्यक्ति मूर्खतापूर्ण ढंग से वहीं खड़ा रहा, बिना हिले, और उसके नर्म तथा आज्ञाकारी दिखने के अलावा कोई प्रतिक्रिया के संकेत नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके पास वास्तव में चेतना का अभाव था और वह केवल आदेश पर कार्य कर सकता था। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं एक ऐसे शरीर से ये बातें कह रहा हूं जो स्वयं सोच भी नहीं सकता, ये कितना मूर्खतापूर्ण है। जयान ने व्यंग्यात्मक रूप से अपना सिर हिलाया और हल्के कदमों से पाषाण कक्ष के अंदर चला गया। टेढ़ा आत्मा, मेरे पीछे आ। जयान ने अपने उदास मनोदशा से उबरने के बाद अपनी अभिव्यक्ति को सामान्य कर लिया, मानो वह कभी उदास ही न हुआ हो, और सत्य वास्तव में उसके अनुमान को प्रतिबिंबित करता था कि वह सामान्य रूप से शीत हृदय तथा तार्किक हो गया था, जिसे अपनी भावनाओं से आसानी से विचलित नहीं किया जा सकता था। जयान, जो खेती के मार्ग पर प्रवेश करने वाला था, यह अनिश्चित था कि यह उत्कृष्ट परिवर्तन उसके लिए महान विपत्ति का स्रोत बनेगा या महान सौभाग्य का। कुछ छोटे समय के बाद जयान ने स्थिति के परिणामों से निपटने के लिए अच्छे आधे दिन व्यतीत किए। उसने न केवल डॉक्टर मो का शव किसी बड़े वृक्ष के नीचे दफनाया बल्कि पाषाण कक्ष के सभी वस्तुओं को नष्ट करके फेंक दिया। वह यहाँ तक कि टेढ़े आत्मा को आदेश देकर पाषाण कक्ष को ध्वस्त करने के लिए कहा, जिसने कक्ष की हर वस्तु को पहचान से परे तोड़फोड़ दिया, और केवल तब वह रुकने और विश्राम करने को तैयार हुआ जब कक्ष का मूल स्वरूप पहचानना असंभव हो गया। इस विनाश के समाप्त होने के बाद दिन पहले ही संध्या में परिवर्तित हो चुका था और सूर्यास्त जा रहा था। जयान ने जो कभी पाषाण कक्ष था अब पाषाण के ढेर के सामने खड़ा होकर सब कुछ जांच लिया एक बार और सुनिश्चित किया कि कुछ भी छूटा न हो, तभी वह संतुष्ट हुआ। टेढ़ा आत्मा, चलो, कल हमें अभी भी कई कार्य निपटाने हैं। अफसोस है कि तुम्हारी चेतना नहीं है और तुम बोल नहीं सकते।
अन्यथा मेरे पास कोई ऐसा साथी होता जिसके साथ चर्चा कर सकता और चीजें अधिक सुगमता से आगे बढ़ा सकता। अस्थित सूर्य की अग्निरक्तिमा की ज्योति के नीचे जयान एक लंबी ऊंची छाया को घसीटता हुआ चला, और चलते चलते वह लगातार उस विशालकाय व्यक्ति से बातें करता रहा जिसे वह टेढ़ा आत्मा कहता था। आखिरकार उसे ऐसा साथी मिल गया था जिससे वह बिना शिकायत के भय के अपने मन की बातें कह सकता था, और टेढ़े आत्मा की अभिव्यक्ति शीतल तथा उदासीन थी जो किसी पड़ोस के गिरोह के नेता के समान प्रतीत होती थी। टेढ़े आत्मा के लिए एक छिपने की जगह व्यवस्थित करने के बाद जयान अपने निवास स्थान पर लौट आया, और एक बार घर के अंदर पहुंचने पर वह ऐसे व्यवहार करने लगा मानो वह लंबे समय से घर न लौटा हो। कुर्सियां और मेजें छूता रगड़ता, हर जगह देखता और स्वयं से बातें करता हुआ, आज का दिन अत्यंत लंबा था। ऐसा लगता है कि ये दिन मेरे जीवन के पहले 10 वर्षों से भी अधिक लंबा था। सभी चिंताओं को त्याग कर वह अपने बिस्तर पर ढेर हो गया, तकिए से अपना सिर ढक लिया और सोने लगा। वह बहुत थक चुका था। वह मानसिक और शारीरिक थकान को सहन नहीं कर सका, लेकिन जीवित रहना वास्तव में अद्भुत है, उसने ये सोचने पर मजबूर हो गया, और सोते हुए उसके होंठों के कोने पर हल्की मुस्कान तैर गई। जयान ने विशालकाय आदमी के शरीर का तापमान महसूस करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, और उसी क्षण उसकी निर्जीव तथा भावहीन आंखों में घूरते हुए अपने मन के भीतर यह अनुमान लगाने की कोशिश करने लगा कि झांकतिये ने अपने जीवन में कितनी कड़वी और असहनीय यातनाएं झेली होंगी, और उसे लगभग पूरा विश्वास हो गया कि डॉक्टर मो ने युजीतों के साथ मिलकर झांकतिये, जो कि आर्मर्ड एलिफेंट पद का साधक था, का अपहरण किया होगा। ये झूठा दिखावा करते हुए कि वह स्वयं चला गया है, और इस प्रकार 7 मिस्ट्री सेक्ट के भीतर मौजूद अनगिनत आंखों और कानों को धोखा दिया गया होगा, जिसके बाद उन्होंने किसी अज्ञात जादुई तकनीक का प्रयोग करके झांकतिये की आत्मा को उसके शरीर से निकाल दिया होगा, जिसके परिणामस्वरूप उसका शरीर इस समय इतना विकृत और भयावह रूप में परिवर्तित हो गया था। और इस तकनीक के दुष्प्रभाव ठीक वैसे ही प्रतीत हो रहे थे जैसे आर्मर्ड एलिफेंट पद की साधना में असफल होने पर उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया होती है। जयान का यह अनुमान वास्तविक घटनाओं से बहुत अधिक भिन्न नहीं था, क्योंकि अपने प्रयोग के बाद डॉक्टर मो के मन में अचानक ये विचार आया था कि यदि आर्मर्ड एलिफेंट पद को युजीतों की लाश परिष्करण तकनीक के साथ जोड़ा जाए तो ऐसे शक्तिशाली और आज्ञाकारी पुतलों की एक सेना बनाई जा सकती है जो पूरे जियांगहू को रौंद सकती है। किंतु तमाम प्रयासों के बाद वह केवल इसी एक सैनिक को बनाने में सफल हो सका, जिसे डॉक्टर मो ने अपने सबसे बड़े खजाने की तरह संभाल कर रखा, और वह सामान्यतः इस लोहे के दैत्य को पहाड़ों की गहराई में छिपा कर रखता था तथा केवल तब बाहर निकालता था जब वह स्वयं पहाड़ पर लौटता था। युजीतों को इस पुनर्जीवित लाश में जरा भी रुचि नहीं थी, बल्कि वह तो इसे देखकर तिरस्कार से सूंघ भी भर देता था, क्योंकि जब उसके पास अभी अपना शरीर था तब वह अपनी की का प्रयोग करके इस प्रकार की लाशों से आसानी से निपट सकता था, और इसके अतिरिक्त ये जीवित लाश साधकों की उच्च स्तरीय पुनर्जीवित लाशों की तुलना में कहीं भी नहीं ठहरती थी, इसलिए ये केवल नश्वर संसार में ही उपयोगी थी। हालांकि इसका एकमात्र लाभ ये था कि इसके लिए सामग्री आसानी से मिल जाती थी, इसे परिष्कृत करने की प्रक्रिया सरल थी, और कोई भी व्यक्ति जिसके पास थोड़ा सा भी आंतरिक की हो इस तकनीक का उपयोग कर सकता था। कुछ समय बाद जयान ने विशालकाय आदमी के चेहरे से अपना हाथ हटा लिया और अपने अस्थिर मन को उसके शरीर से जबरन अलग करते हुए नष्ट हो चुके पत्थर के द्वार की ओर देखने लगा, जबकि उसका मस्तिष्क अभी भी किसी धुंध में फंसा हुआ प्रतीत हो रहा था। और उसी क्षण उसे अपने हृदय में एक तीव्र ठंडक का अनुभव हुआ, जो झांकतिये की दुर्दशा के कारण नहीं बल्कि अपने स्वयं के ठंडे और उदासीन रवैये के कारण उत्पन्न हुई थी। जयान ने पहले ये सोचा था कि जब उसे अपने मित्र की इतनी भयावह नियति के बारे में पता चलेगा तो वह क्रोध से भरकर सिर उठाएगा और पूरे आक्रोश के साथ मोजुरेन युजीतोंग के नाम पुकारेगा, किंतु वास्तविकता ये थी कि थोड़े से दुख के अतिरिक्त उसके भीतर कोई उफनता हुआ क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, मानो इस प्रकार मारा गया व्यक्ति उसका घनिष्ठ मित्र झांकतिये न होकर कोई पुनर्तः अपरिचित अजनबी हो। क्या इसका कारण ये था कि वह जानता था कि उसके सामने खड़ा शरीर केवल एक खोखला खोल है और वह झांकतिये नहीं जिसे वह जानता था, या फिर इसका कारण ये था कि उसका हृदय अब अत्यधिक ठंडा हो चुका था? इस विचार ने जयान के भीतर भय को जन्म दिया, और उसी क्षण उसने ये स्वीकार कर लिया कि वह स्वयं इतना अधिक बदल चुका है कि अब वह अपने ही लिए एक अजनबी बन गया है। अपने इस मानसिक झटके से बाहर निकलते हुए जयान ने विशालकाय आदमी को अशांत आंखों से देखा और यह निश्चय नहीं कर पाया कि उसे किस प्रकार संबोधित किया जाए, और जब उसे डॉक्टर मो द्वारा कहे गए खोई हुई आत्मा और चलती फिरती लाश के शब्द याद आए, तो उसने उदास आंखों से देखते हुए धीमे स्वर में कहा, भाई झांग, मुझे विश्वास है कि तुम अगले जीवन में जा चुके हो और तुम्हें अब अपने इस शरीर की आवश्यकता नहीं है,
इसलिए कृपया अपने छोटे भाई को इसे उपयोग करने की अनुमति दो। मैं निश्चय ही सावधान रहूंगा और आशा करता हूं कि तुम मेरे इस कार्य के लिए मुझे दोष नहीं दोगे। कुछ शब्द कहकर और अपने मन को शांत करने के बाद ज़ियान ने उस विशालकाय शरीर की ओर देखते हुए कहा, चूंकि तुम वह शरीर हो जिसे भाई झांग ने पीछे छोड़ा है और तुम्हारी अपनी कोई स्वतंत्र आत्मा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें टेढ़ी आत्मा कहूंगा और मुझे आशा है कि भविष्य में तुम मेरा साथ दोगे। ज़ियान के इन शब्दों पर वह विशालकाय व्यक्ति बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करता हुआ वहीं खड़ा रहा और उसकी आज्ञाकारी तथा सुस्त मुद्रा के अतिरिक्त उसमें चेतना का कोई संकेत नहीं था, मानो वह वास्तव में सोचने की क्षमता से वंचित हो और केवल आदेशों का पालन कर सकता हो। मैं एक ऐसे शरीर से बात कर रहा हूं जो स्वयं सोच भी नहीं सकता, ये कितना मूर्खतापूर्ण है। ज़ियान ने आत्मव्यंग्य करते हुए सिर हिलाया और धीरे धीरे पत्थर के कमरे के भीतर चला गया, कहते हुए, टेढ़ी आत्मा, मेरे पीछे आओ। कुछ ही समय में ज़ियान की अभिव्यक्ति पुनः सामान्य हो गई, मानो वह कभी उदास हुआ ही न हो, और यह सच्चाई स्पष्ट हो गई कि वह वास्तव में असामान्य रूप से ठंडा, तर्कसंगत और भावनाओं से कठिनाई से विचलित होने वाला व्यक्ति बन चुका था, और यह परिवर्तन उसके लिए भविष्य में विपत्ति बनेगा या सौभाग्य, ये वह स्वयं भी नहीं जानता था। इसके बाद के आधे दिन तक ज़ियान ने पूरे घटनाक्रम के बाद की सफाई में बिताए, जिसमें उसने डॉक्टर मो के शव को एक बड़े पेड़ के नीचे दफनाया, पत्थर के कमरे में मौजूद हर वस्तु को नष्ट कर फेंक दिया, और यहाँ तक कि टेढ़ी आत्मा को आदेश दिया कि वह पूरे पत्थर के कमरे को तोड़ डाले, जब तक कि उसकी मूल आकृति पहचान से परे न हो जाए। जब ये सब समाप्त हुआ, तब तक शाम हो चुकी थी और सूरज ढलने लगा था, और ज़ियान मलबे के सामने खड़ा होकर हर दिशा में नज़र दौड़ाता रहा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी न छूटा हो। टेढ़ी आत्मा, चलो, उसने कहा, कल अभी कई काम बाकी हैं, और यह अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास चेतना नहीं है, वरना मैं तुमसे सलाह कर सकता था। डूबते सूरज की लाल रोशनी में ज़ियान की परछाई लंबी और पतली होकर उसके पीछे खींचती चली गई, और चलते हुए वह लगातार टेढ़ी आत्मा से बातें करता रहा, मानो उसे कोई ऐसा साथी मिल गया हो जिससे वह बिना किसी शिकायत के अपने मन की बात कह सके। टेढ़ी आत्मा को छिपाने की व्यवस्था करने के बाद ज़ियान अपने घर लौटा, और भीतर पहुंचते ही उसने कुर्सियों और मेज़ों को ऐसे छुआ जैसे वह वर्षों बाद लौटा हो, और बुदबुदाते हुए कहा, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे लंबा दिन था, शायद मेरे पहले 10 सालों से भी लंबा। अपने सारे बोझ छोड़कर वह बिस्तर पर गिर पड़ा, तकिए से सिर ढांक लिया, और गहरी नींद में डूबते हुए मन ही मन सोचा, जीवित रहना सच में कितना अद्भुत है, और उसी विचार के साथ उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। ज़ियान डॉक्टर मो द्वारा अक्सर उपयोग की जाने वाली कुर्सी पर लेटा हुआ था, और उसके हाथ में चमड़े की जिल्द वाली वह पुस्तक थी जिस पर अनंत वसंत कला मंत्र लिखा था, जिसके अंदर का विषय वास्तव में अनंत वसंत कला मंत्र के खंडों में से एक था जिसे वह उत्सुक रुचि से पढ़ रहा था, पूरी तरह उसके विषय में डूबा हुआ, क्योंकि डॉक्टर मो इस पुस्तक को असंख्य बार हाथों में पकड़कर पढ़ता रहता था बिना उबे, और यह असामान्य स्थिति पहले ज़ियान को चिंतित करती थी, लेकिन आज उसे डॉक्टर मो के विचित्र कार्य का कारण पता चल गया कि डॉक्टर स्वास्थ्य बनाए रखने की कोई विधि नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि अनंत वसंत कला को समझने का पूर्ण प्रयास कर रहा था, क्योंकि वह जादुई शक्ति खेती करने में असमर्थता छोड़ने को तैयार न था, और युजितों के आध्यात्मिक जड़ों संबंधी वादों पर पूर्ण विश्वास न करते हुए मोजुरेन ने अनंत वसंत कला समझने के प्रयास जारी रखे थे, और ज़ियान को ये गुप्त खंड एक छिपे डिब्बे में अन्य वस्तुओं के साथ मिला था, जिसमें न केवल उसके द्वारा खेती किए गए पहले 6 स्तरों के मंत्र थे, बल्कि 2 अतिरिक्त स्तर भी जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, जिसकी अप्रत्याशित खोज से ज़ियान अत्यधिक उत्साहित हो गया। और जब उसे पता चला कि वह ऐसी किंवदंती तकनीक खेती कर रहा है जो हवा बुला सकती है, वर्षा आह्वान कर सकती है, तब उसकी खेती की प्यास बढ़ गई, क्योंकि आखिरकार कौन अमर देवता बनना नहीं चाहेगा। जब सूर्य ठीक आकाश के मध्य में था तो गर्म किरणें चौड़े आकाश प्रकाश से होकर नीचे ज़ियान पर पड़ी, जो आराम से पढ़ रहा था, जिससे उसकी आंखें पतली दरारों में सिकुड़ गईं। तब उसने सिर थोड़ा ऊपर उठाकर आकाश प्रकाश को देखा जो थोड़ा चकाचौंध कर रहा था, इसलिए उसने खुली पुस्तक से चेहरा ढक लिया सूर्य की चमक रोकने के लिए, और आंखों के सामने अंधेरा महसूस कर हृदय आराम से हुआ तो फिर से 7वें स्तर के मंत्र को मौन याद किया, क्योंकि हाल ही में उसे पता चला कि औषधि सहायता से वह अनंत वसंत कला के 7वें स्तर पर सफलता के निकट पहुंच गया था, और अगले स्तरों को पहले समझना बाधा तोड़ने में लाभदायक होगा। डॉक्टर मो द्वारा उसके शरीर पर जबरन कब्जा करने के प्रयास वाले दिन से आधे वर्ष से अधिक समय बीत चुका था, और घटना के 2 दिन बाद डॉक्टर मो की मृत्यु छिपाने के लिए ज़ियान ने डॉक्टर मो के लिपि अंकन की नकल कर पत्र लिखा, जिसमें कहा कि वह गृहनगर परिवार से मिलने जा रहा है, और डॉक्टर मो के नाम से संप्रदाय के वरिष्ठ शिष्यों में से एक को सौंपा,
पत्र में उसने लज्जाहीन ढंग से डॉक्टर मो की स्वर शैली में दावा किया कि जयान ने डॉक्टर मो की सभी औषधि विशेषज्ञता हासिल कर ली है और लंबी यात्रा के दौरान रोगियों का इलाज कर सकता है, जबकि नकली डॉक्टर मो को लौटने का समय अनिश्चित है। इसलिए संप्रदाय सदस्यों से अनुरोध किया कि 7 रहस्यों संप्रदाय लौटने तक उसके कर्तव्यों का ध्यान रखें। पत्र सौंपने के बाद संप्रदाय प्रौढ़ों ने कोई संदेह न दिखाया, क्योंकि डॉक्टर मो अक्सर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने महीनों पहाड़ छोड़ता था और 7 रहस्यों संप्रदाय में सम्मानित था। पैट्रियार्क वान का जीवन बचाने के लिए पूजनीय था, इसलिए स्वतंत्र था, लेकिन पत्र के जयान द्वारा डॉक्टर मो की सभी औषधि विशेषज्ञता हासिल करने संबंधी भाग पर विभिन्न प्रौढ़ों ने आधा विश्वास आधा संदेह व्यक्त किया। हालांकि अधिकांश रोगी संप्रदाय शिष्य थे, मामूली बुखार चाकू घाव आदि के, लेकिन डॉक्टर मो की मुख्य जिम्मेदारी विभाग प्रमुखों प्रौढ़ों उच्च अधिकारियों का इलाज था। अन्य शिष्यों को पहाड़ की अन्य डॉक्टरों के पास जाना पड़ता था, इसलिए पहले वरिष्ठ सदस्यों ने जयान को डॉक्टर मो की जिम्मेदारियां तुरंत न सौंपी, बल्कि कुछ शिष्यों का इलाज कराकर उसकी क्षमता परखी। जयान को दूसरों के औषधि क्षमता पर संदेह से कोई चिंता न थी और वह उदासीन था इलाज करने वालों के प्रति केवल इसलिए प्रस्ताव दिया क्योंकि उसे भगवान हाथ घाटी और उसका अच्छा औषधि उद्यान पसंद था, और यदि वह घाटी में रह सके, सब नियंत्रण में रख सके, तो गुप्त जेड बोतल से दुर्लभ जड़ियों की वृद्धि तेज कर सके बिना रहस्य उजागर भय के। हालांकि यह छोटी घाटी एक व्यक्ति द्वारा बसी थी, लेकिन डॉक्टर मो न लौटे तो विभाग प्रमुख या प्रौढ़ मन विम से वापस ले सकते थे, इसलिए औषधि कुशलता दिखाने जयान ने भीड़भाड़ शिष्यों का इलाज ऊर्जा व्यय की और प्रतिदिन वृद्धि वाली दुर्लभ जड़ियों का गुप्त उपयोग किया, जिससे उसकी औषधि ज्ञान और उदार दुर्लभ जड़ी उपयोग से इलाज पाने वाले चमत्कार मानने लगे कि औषधि खाते ही रोग तुरंत ठीक हो जाते थे। जैसा उसने भविष्यवाणी की वैसी ही उसकी मृतकों को जीवित करने वाली चिकित्सा क्षमता की खबर स्पष्ट दिन गरजते बिजली की तरह फैली और पूरे 7 रहस्यों संप्रदाय में सनसनी मचा दी। पहाड़ पर सभी जान गए कि उनके बीच युवा प्रतिभाशाली औषधि देवता है जिसकी क्षमताएं असीम हैं। उसके देखभाल में बाहरी आंतरिक विविध घातक चोटें अधिकतम 3 दिन में पूर्ण स्वास्थ्य देती। डॉक्टर मो से तुलना में जयान की कुशलता ऊंची प्रतीत होती थी। वास्तव में जयान की औषधि क्षमता डॉक्टर मो से कम थी, लेकिन डॉक्टर मो कभी इतनी कीमती जड़ी व्यय न करता, इसलिए पुनर्प्राप्ति अवधि में जयान ने उसे पीछे छोड़ दिया। जयान ने फिर एक गंभीर घायल शिष्य को कुछ दिनों में पूर्ण स्वास्थ्य कराया, जिसे देख उच्च अधिकारी और न बैठ सके और एक ही दिन बाद किसी को भेजा उसे बुलाने के लिए। इस बार मिलने वाला अप्रत्याशित रूप से पहले मिला व्यक्ति था हड्डी शोधन चट्टान पर मिला संप्रदाय नेता मा, जो स्पष्टतः जयान को नामात्र अनौपचारिक शिष्य भूल चुका था, इसलिए मिलते ही इच्छा व्यक्त की कि जयान डॉक्टर मो का कार्य संभाले और सभी लाभ भोगे। हालांकि डॉक्टर मो का पूजनीय पद अभी न मिले, क्योंकि 17 वर्षीय जयान युवा था, पूजा का कारण न था, लेकिन आधिकारिक मासिक वेतन पद पर निर्भर था। अंत में संप्रदाय नेता मा ने कहा, यदि जयान असंतुष्ट कुछ हो तो बताएं, वे संभाल लेंगे। तारांकन टिप्पणी। संप्रदाय नेता मा अध्याय 5 में अंतरिक्ष शिष्य परीक्षाओं के बाद प्रकट होता है। तारांकन सेक्ट लीडर मा के उदार और खुले व्यवहार ने जयान को ये बात स्पष्ट रूप से समझा दी थी कि जब तक वह जो भी शर्तें सामने रखेगा वे अत्यधिक या असंगत नहीं होंगी, तब तक संप्रदाय न केवल उन्हें स्वीकार करेगा बल्कि पूरी निष्ठा के साथ उन्हें पूरा भी करेगा, और संप्रदाय की सहायता से वह जिस लक्ष्य की अपेक्षा कर रहा था उसे पाना अत्यंत सरल हो जाएगा। किंतु दूसरी ओर यह भी सत्य था कि 7 मिस्ट्री सेक्ट के पूरे इतिहास में इस प्रकार का उदार व्यवहार बहुत ही कम देखने को मिलता था, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि संप्रदाय के उच्च नेतृत्व को इस बात का पूर्ण ज्ञान था कि जियांगहू के साधकों के लिए एक अत्यंत प्रतिभाशाली औषधि देव का महत्व कितना असाधारण होता है। इसी कारण जयान ने भी कोई संकोच नहीं किया और स्पष्ट रूप से यह मांग रख दी कि गॉड हैंड वैली को उसकी व्यक्तिगत निवास स्थली घोषित कर दिया जाए, ये कहते हुए कि वह उपचार कला के अध्ययन और अनुसंधान के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति द्वारा बाधित नहीं होना चाहता। और यह शर्त ऐसी नहीं थी जिसे सेक्ट लीडर मा ने तुरंत स्वीकार कर लिया हो, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से जयान को अपने पक्ष में बांधना चाहता था, और इसी उद्देश्य से उसने अप्रत्याशित रूप से जयान को उसकी दैनिक सेवा के लिए एक युवा और सुंदर दासी देने का प्रस्ताव भी रख दिया। इस अचानक सामने आए सौदेबाजी के पत्ते ने जयान के हृदय की धड़कन को तेज कर दिया, और वह लगभग मौन स्वीकृति देने ही वाला था कि उसी क्षण उसके मन में छिपे हुए असंख्य रहस्य कौंध गए, जिसके कारण वह भीतर से विचलित हो गया और अंततः भारी मन से उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जयान के इस निर्णय ने सेक्ट लीडर मा को गहरे रूप से प्रभावित किया, और उसने जयान को एक नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर दिया। यहाँ तक कि वह उसकी प्रशंसा करते हुए ये कहने से भी नहीं रुका कि इतनी कम आयु में जयान न केवल प्रतिभाशाली बल्कि अत्यंत आकर्षक भी है, और यदि उसकी कोई पुत्री होती तो वह अवश्य ही उसका विवाह जयान से कर देता। इन शब्दों को सुनकर जयान को न तो हंसी आए और न ही रोना, क्योंकि समस्या यह नहीं थी कि वह स्त्री सौंदर्य से विमुख था, बल्कि यह थी कि इस समय वह ऐसी किसी जिम्मेदारी को उठाने की स्थिति में नहीं था।
इसी प्रकार पूरा गॉड हैंड वैली जयान की निजी भूमि बन गया, जहां किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना अनुमति प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। और आगंतुकों के विषय में जयान ने घाटी के प्रवेश द्वार पर एक विशाल घंटी स्थापित कर दी, जिसके साथ स्पष्ट शब्दों में यह नियम लिख दिया गया कि जो भी व्यक्ति जयान से मिलना चाहे उसे पहले उस घंटी को बजाना होगा, जिसके बाद जयान स्वयं घाटी से बाहर आकर उससे भेंट करेगा। और यह नियम इतना कठोर था कि मध्यम और उच्च श्रेणी के सदस्य भी इसे बच नहीं सकते थे। जयान द्वारा इस विचित्र नियम को लागू करने का वास्तविक उद्देश्य ये था कि उसकी रहस्यमयी बोतल का रहस्य किसी भी परिस्थिति में बाहर न जा सके, क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति घाटी में घुसपैठ नहीं कर सकता था, तब तक वह ये सुनिश्चित कर सकता था कि उस बोतल के स्वर्ग विरोधी गुण किसी दूसरे व्यक्ति के ज्ञान में न आए। आरंभ में यह नियम निम्न श्रेणी के शिष्यों के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं बना, किंतु इसने कई उच्च स्तरीय सदस्यों को अत्यंत असंतुष्ट कर दिया, जो यह मानने लगे कि जयान स्वयं को बहुत अधिक महत्व देने लगा है और उसे आकाश की ऊंचाई तथा धरती की गहराई का ज्ञान नहीं है। क्योंकि डॉक्टर मोतक ने कभी इतना अहंकार नहीं दिखाया था, तो फिर एक ऐसा साधारण शिष्य जिसने अभी अभी अपनी दीक्षा पूरी की हो, इतनी ढिठाई कैसे कर सकता है। परंतु जब जयान ने एक ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के द्वार से वापस खींच लिया जो गंभीर और प्राणघातक घावों से पीड़ित था, और उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया, तो सारी शिकायतें बिना किसी निशान के गायब हो गईं, और किसी ने भी उस विचित्र नियम का फिर कभी उल्लेख नहीं किया। आखिरकार कोई भी व्यक्ति ऐसे औषधि देव को नाराज नहीं करना चाहता था जो भविष्य में अनगिनत बार उसकी जान बचा सकता था, और इस प्रकार घंटी बजाने की बाध्यता को उन्होंने एक सनकी किंतु महान चिकित्सक की अनोखी आदत मान लिया। दिन बीतते गए, और यहाँ तक कि संप्रदाय के बुजुर्ग भी जयान के नियम का पालन करने लगे, तथा जब भी उन्हें चिकित्सा की आवश्यकता होती, वे सम्मानपूर्वक किसी को भेजकर घंटी बजवाते थे। धीरे धीरे गॉड हैंड वैली का ये नियम जयान को सेवन मिस्ट्री सेक्ट में एक किंवदंती के रूप में स्थापित करने लगा, और सबसे हास्यास्पद बात यह थी कि उसके पास न तो कोई आधिकारिक पद था और न ही कोई वास्तविक शक्ति, वह भी एक निम्न श्रेणी का शिष्य ही था। किंतु फिर भी कौन सा शिष्य ऐसा देखा गया था जिसे देखने के लिए स्वयं संप्रदाय के बुजुर्ग आते हों और जिसे वे डॉक्टर जयान कहकर संबोधित करते हों। बेशक ये नियम ली फेयू पर लागू नहीं होता था, जिसे जयान वरिष्ठ शिष्य ली के नाम से जानता था, क्योंकि ली फेयू दूसरों के सामने भले ही ठंडा और उदासीन रहता हो, किंतु जयान के सामने वह हमेशा लापरवाह और सहज हो जाता था, और उसकी पहचान औषधि देव बनने के बाद भी उसके व्यवहार में कोई औपचारिकता नहीं आई, जिससे जयान को भीतर से एक प्रकार की कृतज्ञता का अनुभव हुआ, क्योंकि वह अब भी पूर्ण एकांत के जीवन का अभ्यस्त नहीं था। ली फेयू की हंसी के भाव को याद करते हुए जयान के मन में अनायास ही एक और चेहरा उभर आया, वो यान का, जो कभी उसी गाड़ी में बैठकर पहाड़ पर आया था और अब 7 सुप्रीम डिवीजन का आंतरिक शिष्य बन चुका था, किंतु एक अजीब और असाध्य बीमारी से पीड़ित होकर अंततः सेक्ट लीडर माँ के नाम का सहारा लेकर जयान से उपचार की याचना करने को विवश हो गया था। वू यान ने प्रसिद्ध डॉक्टर जयान को देखते ही पहचान लिया कि वह वही बालक है जो वर्षों पहले उसी गाड़ी में उसके साथ आया था, और उसके चेहरे पर उभरा हुआ वह चकित भाव आज भी जयान की स्मृति में ताज़ा था, क्योंकि उस समय वू यान का व्यवहार न केवल शीतल था बल्कि कुछ हद तक घृणित भी। उसकी इस असहज स्थिति को देखकर जयान को भीतर ही भीतर हंसी आए, और यद्यपि वह अपने पुराने अनुभवों के कारण उसका उपचार न करने के लिए प्रेरित था, फिर भी अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उसने दवाओं की मात्रा बढ़ा दी ताकि वो यान 2 ही दिनों में स्वस्थ हो जाए। हालांकि इस उपचार के दौरान अत्यधिक औषधियों ने उसे और भी अधिक पीड़ा दी, जो जयान की ओर से उस पुराने अपमान का एक हल्का सा प्रतिशोध था। जयान उतना उदार नहीं था जितना वह बाहर से दिखाई देता था, वह किसी भी अपमान को कभी नहीं भूलता था। इसी प्रकार जयान ने धीरे धीरे पहाड़ पर डॉक्टर मो की स्थिति को पूरी तरह प्रतिस्थापित कर लिया, और यहाँ तक कि उसे उससे भी एक स्तर ऊपर माना जाने लगा। गॉड हैंड वैली में जयान नियमित रूप से अपनी छोटी बोतल को निकालकर घाटी के एक निर्जन स्थान पर रख देता था और हर 7 से 8 दिनों में बनने वाले रहस्यमयी हरे द्रव का उपयोग करके दुर्लभ और प्राचीन जड़ी बूटियों की वृद्धि को तेज करता था, जिन्हें वह अत्यंत सावधानी से औषधियों में परिवर्तित करता था, जिनमें से केवल एक छोटा भाग ही रोगियों पर उपयोग किया जाता था, जबकि अधिकांश को वह अपनी साधना को आगे बढ़ाने और इटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स को परिष्कृत करने के लिए प्रयोग करता था। जयान ने स्वर्गीय डॉक्टर मो की कुर्सी पर बैठते हुए अपने शरीर को थोड़ा हिलाया ताकि अधिक आरामदायक स्थिति पा सके, और यद्यपि वह कुर्सी कभी डॉक्टर मो की थी, ये स्थान अब जयान का निवास था, क्योंकि उसने बिना किसी संकोच के डॉक्टर मो के घर से उपयोगी वस्तुएं उठाकर उन्हें अपना बना लिया था, और यदि कोई उसके इस व्यवहार को देख भी लेता तो भी कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि वर्तमान जयान का मूल्य डॉक्टर मो से कहीं अधिक था। मनुष्य स्वभाव से ही अत्यंत व्यवहारिक होता है। हालांकि डॉक्टर मो का निवास कहीं अधिक बड़ा था,
जयान को वहां रहना असहज लगता था, क्योंकि आखिरकार वही उसकी मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण था, और जिस व्यक्ति को उसने अपने हाथों से मारा हो, उसके घर में रहना उसके हृदय को और अधिक ठंडा कर देता, इसलिए अपने छोटे से निवास में रहना उसे अधिक शांत और सुरक्षित प्रतीत होता था। फिर भी जब भी वह डॉक्टर मो के बारे में सोचता, वह इस कठोर सत्य को नहीं भूल पाता कि वह अब भी एक मृत व्यक्ति के नियंत्रण में था, और डॉक्टर मो की मृत्यु के बाद उसने अनगिनत बार अपने शरीर की आंतरिक और बाहरी जांच की, किंतु वह अब भी अपने डांटियन में छिपी उस ठंडी यिनकी को परिष्कृत नहीं कर सका, चाहे उसने प्योर स्पिरिट पाउडर या अन्य प्रसिद्ध विषनाशक विधियों का प्रयोग क्यों न किया हो, और अंततः उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि 1 वर्ष बाद की वह लंबी और अनिवार्य यात्रा अब टाली नहीं जा सकती थी। जयान, जो आधे दिन से स्थिर बैठा हुआ था, अचानक अपनी बाईं हाथ उठाया और एक उंगली सीधी कर दी, जिससे वह अत्यंत रहस्यमय और गहन प्रतीत होने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी सीधी उंगली के सिरे से आधा इंच दूर की जगह अचानक कंपित हुई और कई छोटी आग की चिंगारियां प्रकट हो गईं, जो प्रकट होते ही जिला की आवाज के साथ हवा में मरोड़ खाते हुए अखरोट के आकार की लाल ज्वाला गेंद बना ली। हालांकि यह ज्वाला गेंद बड़ी न थी, लेकिन इससे भयंकर गर्मी निकल रही थी जो पूरे कक्ष को व्याप्त कर रही थी। जयान लेटा हुआ था और उसका चेहरा अभी भी पुस्तक से ढका था। वह सोया हुआ प्रतीत हो रहा था। यदि उंगली के सिरे पर छोटी ज्वाला गेंद जिला की उच्च ताप वाली दहन आवाजें न जारी कर रही होती और उसकी उंगली स्थिर रहती तो, जिससे जयान विशेष रूप से आकर्षक लग रहा था। समय मिनटों में बीतता गया, लेकिन ज्वाला गेंद उसी तीव्र ऊर्जा बनाए रखे हुए थी, बिना बुझने के किसी संकेत के। हालांकि अंततः जयान हिला और ज्वाला गेंद सहारे वाली उंगली थोड़ी कांपने लगी, जो कलाई फिर पूरे हाथ और जल्दी ही पूरे शरीर को प्रभावित करने लगी। अचानक जयान आर्मचेयर पर बैठ गया, बिना ये जानते कि पुस्तक उसके चेहरे से गिरकर जमीन पर पहुंच गई थी। उसके दोनों नेत्र उंगली पर ज्वाला गेंद पर अटके हुए थे। चेहरा सांस रोकने से लाल हो गया था और माथे से गर्दन तक नंगी त्वचा पर छोटी छोटी पसीने की बूंदें दिख रही थी, मानो उसने कोई तीव्र व्यायाम समाप्त किया हो जिससे शरीर गर्म हो गया था। थोड़ी देर बाद ज्वाला गेंद जयान के तीव्र हिलों के साथ झूलने लगी, कभी बड़ी कभी छोटी हो जाती, बिना स्थिर रह पाए, और थोड़ी ही देर में फिर छोटी होकर चिंगारी बन गई और हवा में विलीन हो गई। ज्वाला गेंद गायब होते ही जयान को ऐसा लगा मानो उसकी रीढ़ निकाल दी गई हो, क्योंकि ज्वाला गेंद ने उसकी ऊर्जा बहुत खपत की थी। अत्यधिक थकान से वह फिर कुर्सी पर लेट गया और स्वयं से बोला, ये ज्वाला गेंद तकनीक अभ्यास में कितनी कष्टदायी है। आधे वर्ष से शोध करने पर भी पूर्ण नियंत्रण न हो सका। अधिकतम अवधि थोड़ी बढ़ा पाया हूँ। और छत की ओर देखने लगा। ऐसा हुआ कि अनंत वसंत कला पुस्तक के अंतिम पृष्ठों पर कई जादुई तकनीकें थीं जो प्रथम दृष्टि में संप्रदाय में प्रवेश करने वाले ककारों के लिए प्रारंभिक स्तर की प्रतीत होती थीं, और चूंकि जयान को केवल अनंत वसंत कला मंत्र ज्ञात था, इसलिए यह उसे खजाना प्राप्ति जैसा लगा और कई रात्रियां उत्साह से नींद न आई। डॉक्टर मो द्वारा कुछ जादुई तकनीकों का प्रत्यक्ष देखना इस उत्साह का कारण था, क्योंकि डॉक्टर मो की शक्ति उसे भयानक लगती थी, इसलिए इन शक्तिशाली तकनीकों में रुचि थी। दुर्भाग्य से जयान अनंत वसंत कला के छठे स्तर के शिखर पर था, जैसे भिखारी सोने का कटोरा लिए भिक्षा मांगता हो, क्योंकि बिना मूल जादुई तकनीक सिखाए वह सरलतम मंत्र न कर पाता था। लेकिन अब अचानक कई तकनीक मंत्र मिले तो प्रसन्न हो पाता था। पुस्तक के अंतिम पृष्ठों पर 5 तकनीकें और उनके मंत्र थे: ज्वाला गेंद, आत्मा ताला तावीज, सम्राट उड़ान, दूरवर्ती हेरफेर और स्वर्गीय नेत्र, जो जयान को प्राचीन गहन कठिन प्रतीत हुए, क्योंकि मंत्र प्राचीन भाषा के शब्द वाक्यांशों से बने थे। और हालांकि उसने कई पुस्तकें पढ़ी, लेकिन प्राचीन ग्रंथों का सही ज्ञान था, इसलिए अर्थ तुरंत न पकड़ सका। बेबस होकर जयान ने अनंत वसंत कला पर जीवन निर्भर अध्ययन आरंभ किया। प्राचीन शास्त्रीय भाषा संबंधी पुस्तकों के ढेर में घुसा और दिन रात कष्टपूर्वक मंत्रों के अर्थ पढ़े। हर वाक्यांश शब्द पर सैकड़ों बार मगज घुमाया। हार न मानते हुए सभी तकनीकों को पूर्ण समझने का संकल्प लिया। हालांकि उसे कभी स्कूल या अकादमी में औपचारिक शिक्षा न मिली, लेकिन वह जानता था कि असीम शक्तिशाली ऊर्जा खेती में गलती करना भयानक जुनून से भी कठिन होगा और इस छोटे जीवन को ले सकता था, इसलिए स्वयं कल्याण सोचकर भयभीत हो सावधानी बरती। 3 मास गहन शोध के बाद जयान अंततः मंत्रों के सिद्धांत पर विजय पा सका और उन्हें लागू करने लगा, जिससे वास्तविक अभ्यास प्रारंभ हुआ। लेकिन जयान का पागलपन भरा अध्ययन उत्साह और सहनशक्ति को बड़ा मानसिक आघात पहुंचाता था, क्योंकि मूलतः अनंत वसंत कला से बड़ी बुद्धि पर भरोसा कर वह सोचता था जादुई तकनीकें सीखना कठिन न होगा। लेकिन अचानक असमंजस में पड़ गया। सिद्धांत ज्ञात था, लेकिन अभ्यास में कभी सफलता न मिली, चाहे जो करे सही न होता था। क्या मंत्र गलत थे, पढ़ाई गलत, या जादुई शक्ति गलत स्थान पर थी? पता न चला तो जयान को स्वयं मंदबुद्धि लगा।
जयान को असफलता का कारण न पता था, लेकिन यदि जादुई शक्ति की कमी तो 2 आध्यात्मिक जड़ी खा लेता समस्या हल, लेकिन यह समस्या सुलझ न पाई, इसलिए निष्कर्ष निकाला कि स्वर्गीय कलाओं में उसकी जन्मजात प्रतिभा सोची हुई जितनी न थी। लंबे कष्टपूर्ण अभ्यास के बाद अंततः ज्वाला गेंद और स्वर्गीय नेत्र तकनीक में थोड़ी सफलता मिली, अन्य 3 में प्रारंभिक स्तर भी न पहुंचा। खिन्न होकर वह केवल ज्वाला गेंद और स्वर्गीय नेत्र पर केंद्रित हो गया। इन 2 स्वर्गीय कलाओं में आशा लगाई, क्योंकि केवल इन्हें समझ सका था। इनमें ज्वाला गेंद तकनीक की शक्ति ने जयान को निराश न किया, बल्कि अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। छोटे आकार के बावजूद ज्वाला गेंद में भयानक उच्च ताप था, जो कम न आंका जा सकता था और कुछ भी जलाने में असमर्थ न थी। यहाँ तक कि तपाए लोहे की चाकू पर गिरे तो स्पर्श स्थल तुरंत द्रव लोहे में पिघल जाता था। इस अलौकिक भयानक शक्ति का सामना कर जयान ने ज्वाला गेंद को जल की पोखरी में फेंका, परीक्षण के लिए, जो संपर्क पर तेल जैसी प्रतिक्रिया देकर प्रज्वलित हो गई, बुझने के बजाय। ज्वाला गेंद की अपार शक्ति पूर्ण समझने पर जयान को एहसास हुआ कि यूजितोंग सांसारिकों को ऊंचे दृष्टिकोण से क्यों तिरस्कृत करता था। अब सोचकर जयान को लगा कि ज्वाला गेंद जैसी स्वर्गीय कला जानने वाला साधारण ककार जियांगहू विशेषज्ञों को आसानी से मार सकता था, और थोड़ा मजबूत तो स्वर्गाधीन अजय जियांगहू तय कर सकता था। शक्ति अंतर इतना विशाल था, आश्चर्य न कि यूजितोंग साधारण सांसारिकों को पैरों तले कुचलने योग्य कीड़ों जैसा देखता था। अन्य जादुई तकनीकों की तुलना में जयान को हेवन एसआई तकनीक से सबसे अधिक अपेक्षाएं थीं, क्योंकि उसने अपनी आंखों से ये देख लिया था कि दिखने में अत्यंत साधारण फायरबॉल तकनीक के भीतर कितनी भयावह और विनाशकारी शक्ति छिपी हुई हो सकती है। किंतु जब उसने वास्तव में हेवन एसआई तकनीक का प्रयोग किया, तब उसे यह स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि यह जादुई कला मूलतः केवल थोड़ी सी ऊर्जा को आंखों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया मात्र है, जिसमें किसी विशेष कठिनाई का उल्लेख तक नहीं किया जा सकता, और पहली दृष्टि में यह इतनी सरल प्रतीत होती है मानो इसे कोई भी सहजता से सीख सकता हो। हालांकि हेवन एसआई तकनीक का सरल प्रतीत होना केवल एक भ्रम था, क्योंकि इसकी वास्तविक कठिनाई सीधे उस लक्ष्य की शक्ति के अनुपात में बढ़ती जाती थी जिस पर इसका प्रयोग किया जाए, अर्थात जैसे जैसे लक्ष्य अधिक शक्तिशाली होता जाता, वैसे वैसे इस तकनीक को नियंत्रित करना और उसका पूर्ण लाभ उठाना कहीं अधिक कठिन हो जाता, और इसका मुख्य उपयोग साधकों की जादुई शक्ति की मात्रा और उसकी शुद्धता की जांच करना था, जिससे यह एक अत्यंत उपयोगी सहायक प्रकार की जादुई तकनीक बन जाती थी। आरंभ में जयान अत्यंत उत्साहित हो उठा और उसने हेवन एसआई तकनीक को अपनी दोनों आंखों पर सक्रिय किया, जिसके बाद उसने अपनी जादुई शक्ति से भरी दृष्टि का उपयोग करके स्वयं अपने शरीर की स्थिति का निरीक्षण किया, और इस बढ़ी हुई अनुभूति के माध्यम से उसने देखा कि उसके पूरे शरीर में एक मध्यम सी सफ़ेद रोशनी फैली हुई है, जो जैसे जैसे उसके डांटियन के निकट पहुंचती जाती थी, वैसे वैसे और अधिक सघन होती चली जाती थी। ये सफ़ेद प्रकाश उसकी स्वयं की जादुई शक्ति थी, और जब जयान ने इसे देखा तो वह अनायास ही अपना हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश करने लगा, किंतु उसे बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं हुआ, जिससे उसे यह अनुभूति हुई कि जादुई शक्ति हवा के समान निराकार और अदृश्य होती है, और केवल हेवन एसआई तकनीक जैसे विशेष माध्यम से ही उसका निरीक्षण किया जा सकता है। लेकिन कुछ ही बार लगातार निरीक्षण करने के बाद जयान की इस तकनीक में रुचि पूरी तरह समाप्त हो गई, क्योंकि 7 मिस्ट्री सेक्ट में वह पूरी तरह अकेला था और उसके पास ऐसा कोई दूसरा साधक नहीं था जिस पर वह इस तकनीक का प्रयोग कर सके, और वह सारा दिन आत्ममुग्ध होकर स्वयं का निरीक्षण करता नहीं बैठ सकता था। इसी कारण फायरबॉल तकनीक के अभ्यास को और अधिक तीव्र करने के अतिरिक्त, जिसे वह वास्तविक युद्ध में प्रयोग करने योग्य बनाना चाहता था, जयान ने अपना ध्यान उन अन्य जादुई तकनीकों की ओर मोड़ दिया जिन्हें उसने अब तक नहीं सीखा था, और वह उन्हें धीरे धीरे, बार बार और अत्यंत धैर्यपूर्वक अभ्यास करने लगा, इस आशा में कि उसे कोई नया तुपो ब्रेकथ्रू प्राप्त हो सके। अपने शरीर की थोड़ी सी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के बाद जयान अन्य जादुई तकनीकों के अभ्यास की कठिनाइयों के बारे में सोचकर केवल एक लंबी सांस ही ले सका। हालांकि समय के साथ साथ उसके शिकवे कम होते चले गए, क्योंकि निरंतर अभ्यास ने उसे मानसिक रूप से अधिक स्थिर बना दिया था। डोंग डोंग, अचानक घाटी के प्रवेश द्वार के पास लगी बड़ी घंटी की आवाज़ गूंज उठी, और उसकी ध्वनि पूरे गॉड हैंड वैली में फैल गई। जयान ने भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि हाल के दिनों में सहायता मांगने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई थी, और उनमें से अधिकांश लोग टूटे हाथ, टूटी बाहें, चाकू के घाव, तीर या अन्य प्रक्षेप्य घाव जैसी बाहरी चोटों से पीड़ित थे। वह अपने रोगियों की उपेक्षा करने का साहस नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी व्यक्ति की सहायता करना ठीक उसी प्रकार होता है जैसे आग बुझाना, इसमें देरी नहीं की जा सकती। इसलिए उसने तुरंत स्वयं को संभाला, अपनी चिकित्सा थैली उठाए और घर से निकलते ही सीधे घाटी के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया।
सुबह के समय घाटी के वन प्रवेश द्वार के बाहर जयान ने एक उच्च श्रेणी के शिष्य को देखा, जो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए था और बड़ी घंटी के पास इस प्रकार बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था जैसे गर्म तवे पर रखी चींटी। जयान को देखते ही वह शिष्य तुरंत उसकी ओर दौड़ा और बोला, डॉक्टर जयान, कृपया मेरे साथ चलिए, मेरे गुरु को विष लग गया है और वे मृत्यु के कगार पर हैं। मैं विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया देखकर बताएं कि क्या आप उनके शरीर से विष निकाल सकते हैं। जैसे जैसे वह पास आया, जयान को उसका चेहरा परिचित लगा और थोड़ी ही देर में उसे याद आ गया कि यह व्यक्ति ली बुजुर्ग का सबसे प्रिय शिष्य मारोंग था, जो पहले भी कई बार अपने गुरु की ओर से जयान से मिलने आया था और इस प्रकार उसे एक परिचित कहा जा सकता था। विष, जयान ने तुरंत चलते हुए पूछा और मार्ग में ही उसने ली बुजुर्ग की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी मांगनी शुरू कर दी, क्योंकि वह जानता था कि संसार में ऐसे कई विष होते हैं जिनका उपचार करना स्वयं उसके लिए भी संभव नहीं होता। मारोंग ने उत्तर दिया कि उसके गुरु पहाड़ से नीचे किसी काम के लिए गए थे, जहां उनका फेरल वुल्फ गैंग के एक सदस्य से संघर्ष हो गया और असावधानीवश वे एक गहरे हरे रंग के बीज जैसी वस्तु से आहत हो गए, जिसे उन्होंने आरंभ में गंभीर नहीं समझा और प्रतिकार करते हुए अपने शत्रु को मार भी डाला, किंतु लौटते समय वह विष अचानक प्रभाव में आ गया और ली बुजुर्ग रास्ते में ही बेहोश हो गए। जब जयान ने पूछा कि क्या अन्य चिकित्सकों की सहायता ली गई थी, तो मारोंग ने अत्यंत असंतोष के साथ उत्तर दिया कि यदि वह साधारण विष होता तो वह कभी जयान को परेशान करने नहीं आता, किंतु अन्य चिकित्सक केवल इतना ही बता सके कि यह एक दुर्लभ विष है, वे न तो इसे पहचान सके और न ही किसी औषधि का नुस्खा लिखने का साहस कर पाए। जयान ने ये सब शांति से सुना, उसके चेहरे के भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, किंतु उसके मन में संदेह अवश्य उत्पन्न हुआ, क्योंकि वास्तव में वह विष चिकित्सा में अत्यंत निपुण नहीं था, और यदि यह कोई अत्यंत दुर्लभ या प्राणघातक विष हुआ तो वह स्वयं भी निश्चित नहीं था कि समाधान निकाल पाएगा या नहीं। यद्यपि उसके पास प्योर स्पिरिट पाउडर जैसा सैकड़ों विषों का नाश करने वाला प्रतिविष था, फिर भी संसार में असंख्य प्रकार के विष मौजूद थे और यह निश्चित नहीं कहा जा सकता था कि वही औषधि ली बुजुर्ग को प्रभावित करने वाले विष पर भी प्रभावी होगी। जयान जानता था कि संप्रदाय के अन्य चिकित्सक पुनर्तः योग्य नहीं थे, क्योंकि यदि वे छोटे मोटे घाव भी ठीक न कर पाते तो उन्हें बहुत पहले ही पहाड़ से निकाल दिया गया होता, और उनका किसी नुस्खे को लिखने से डरना इस बात का संकेत था कि यह विष वास्तव में अत्यंत जटिल था। इन सब बातों पर विचार करते हुए जयान ने मन ही मन ये निश्चय किया कि चाहे वह ली बुजुर्ग को बचा पाए या नहीं, उसकी प्रतिष्ठा पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी औषधि देव ऐसा नहीं होता जो हर रोग का उपचार कर सके। इसी दौरान मारोंग ने लगभग जयान की बांह पकड़कर उसे तेजी से चलने के लिए मजबूर कर दिया, और इस प्रकार दोनों हल्की दौड़ लगाते हुए ली बुजुर्ग के निवास की ओर बढ़े, जिससे जयान को ये स्पष्ट हो गया कि गुरु शिष्य के बीच उनका संबंध अत्यंत गहरा था। ये दृश्य देखकर जयान के मन में हल्की सी उदासी छा गई, क्योंकि उसे डॉक्टर मो के साथ अपने संबंध याद आ गए, जो नाम मात्र के गुरु शिष्य थे किंतु वास्तविकता में शत्रुओं से कम नहीं थे, और यदि उनका संबंध मारोंग और उसके गुरु जितना सौहार्दपूर्ण होता तो शायद उसका जीवन बिल्कुल अलग दिशा में गया होता। जयान के हृदय में डॉक्टर मो के प्रति सदैव एक प्रकार का सम्मान रहा था, क्योंकि उसकी औषधीय विद्या और इटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स उसी से प्राप्त हुई थीं, किंतु दुर्भाग्यवश नियति ने दोनों को एक ही संसार में जीवित रहने की अनुमति नहीं दी, और अंततः उन्हें एक घातक संघर्ष में उलझना पड़ा, जिसमें डॉक्टर मो की मृत्यु स्वयं जयान के हाथों हो गई। जयान के निवास स्थान में कोई भव्यता नहीं थी, ये केवल एक छोटा साधारण घर था। कई घरों के पास स्थित था और एक 2 मीटर ऊंची आधे मीटर मोटी मिट्टी की दीवार ने एक साधारण आंगन को घेरा हुआ था। रास्ते के सामने एक मेहराबदार अर्धचंद्राकार गेट था, जिसके माध्यम से जयान ने देखा कि आंगन में कई आगंतुक मौजूद थे। आंगन में कदम रखते हुए जयान को यह एहसास हुआ कि वास्तव में लोग उतने नहीं थे जितने गेट से बाहर दिख रहे थे। वे छोटे छोटे समूहों में एकत्रित थे और जयान की बीमारी के बारे में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। जयान पहले ही सुन चुका था कि वह एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। चाहे वह कोई निचला अनुयायी हो या कोई प्रतिष्ठित साथी, उन्होंने कभी किसी के साथ गुस्से से पेश नहीं आया, और न ही उन्होंने कभी शक्तियों या लाभ के लिए कोई संघर्ष किया। इसके परिणामस्वरूप उन्हें बहुत से लोगों से सराहना मिली, चाहे वे महत्वपूर्ण हो या मामूली। अब जब जयान एक जहर से हुई बीमारी से पीड़ित थे, तो सेक्ट के उच्च पदों पर बैठे सभी लोग या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से सम्मान देने आए थे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने उन्हें सम्मान न दिया, चाहे उसकी भावना सच्ची हो या दिखावे की। आखिरकार आंगन में लोग जमा हो गए थे। जैसे ही जयान ने कदम रखा, उन्हें आंगन में मौजूद लोग पहचान गए।
सबसे निचले रक्षक तुरंत उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए, हर कोई उन्हें पहले प्रणाम करने की कोशिश कर रहा था। कैसे हो, औषधि देवता ज़यान? डॉक्टर ज़यान आ गए। ये शुभकामनाओं की एक लहर थी जो लगातार उनके कानों में गूंज रही थी। भले ही वह इन निरंतर आवाज़ों को सुनने नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें इसे सहन करना पड़ा। इन चेहरों को देखकर ज़यान भी एक चमकदार मुस्कान के साथ उनका स्वागत करते दिखे, लेकिन अंदर से वह झूठे बधाई देने वालों से बहुत तंग आ चुके थे। सौभाग्यवश उच्च पद वाले लोग जैसे उपसचिव और प्रतिष्ठित एल्डर लोग बस सिर से इशारे से उनका अभिवादन कर रहे थे, लेकिन उनसे मिलने के लिए किसी ने भी कदम नहीं बढ़ाया। जब ज़यान ने देखा कि वे उन्हें बिना असुविधा महसूस कराए प्रणाम कर रहे हैं, तो उसे इन सम्मानित व्यक्तियों के प्रति अच्छा महसूस हुआ। माँ रोन की कम स्थिति के कारण वह कुछ नहीं कर सकते थे, बस किनारे पर खड़े थे और चिंता से उनकी आंखों में परेशानी थी। जबकि रक्षकों का समूह ज़यान के पास आकर बधाई दे रहा था, माँ रोन का चेहरा चिंता से भरा हुआ था और वह अपनी बांसों को लगातार रगड़ रहे थे। अंत में जैसे ही ज़यान ने आखिरी व्यक्ति से मिल लिया, माँ रोन और इंतजार नहीं कर सके और तुरंत ज़यान का हाथ पकड़कर घर में घुस गए। यह अचानक और उतावला कदम कुछ लोगों को नाराज कर गया, जो ज़यान के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते थे, और उनके चेहरे पर नापसंदगी का संकेत साफ दिखाई दिया। बाहर से ज़यान ने मुस्कुराया, लेकिन अंदर से वह माँ रोन के इस कदम से खुश थे। अब वह उन निरंतर परेशान करने वाले लोगों से बचने में सक्षम थे, बिना किसी को नाराज किए। जल्दी से माँ रोन ने ज़यान को घर के अंदर खींच लिया। अंदर बहुत सारे लोग नहीं थे, केवल कुछ परिवार के सदस्य और 2 एल्डर्स थे। सेक्ट लीडर माँ भी वहीं थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि ली फेयू भी कमरे में मौजूद था। ज़यान चौंक गए। जितना उन्होंने सुना था, ली फेयू का कोई संबंध एल्डर ली से नहीं था, तो वह यहाँ क्यों थे? जैसे ही उनके मन में कई सवाल घूमने लगे, ज़यान ने देखा कि सीनियर डिसिप्लिन ली उस छोटी सी लड़की को सांत्वना दे रहे थे, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ली फेयू की अत्यधिक ध्यान केंद्रित और भावुक चेहरा, जो सामान्य रूप से वह अपने साथियों से दिखाते थे, उससे काफ़ी अलग था। ली फेयू को इस लड़की के प्रति भावुक देख ज़यान को अचानक एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। वह हैरान थे, लेकिन अब ये सब बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। उन्होंने उस लड़की को ध्यान से देखा, ये जानने के लिए कि कौन सी सुंदरता ली फेयू को इस कदर प्यार में फंसा सकती है। लड़की लगभग 16 साल की दिख रही थी और उसके बालों में एक जस्पर हेयरपिन था। इसके अलावा उसने एक हरे रंग की ड्रेस पहनी थी, जो उसकी सामान्य रूप से प्यारी और आकर्षक चेहरे की विशेषता को और भी चंचल और शरारती बना रही थी। फिर भी उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जिससे वह प्यारी और कश्मकश भरी लग रही थी। उसकी उदास स्थिति ने लोगों को उसके पास जाकर उसे प्यार से गले लगाने का मन किया। हे, वह सच में बहुत सुंदर लड़की है, ज़यान ने दिल ही दिल में कई बार सोचा, और ली फेयू का उसके प्यार के जाल में फंसना उसे माफ़ किया जा सकता था। उसके दिल में थोड़ी सी जलन और ईर्ष्या भी थी, ये सोचते हुए कि कभी वह भी किसी के साथ करीबी संबंध बनाएगा। शायद क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ज़यान इस लड़की को बड़े ध्यान से देख रहे थे, माँ रोंग जल्दी से सभी लोगों से उनका परिचय करवा रहे थे ताकि ज़यान को यहाँ पर परिचितता का एहसास हो। सेक्ट लीडर माँ और वाइट फेसेड एल्डर कियान, जिन्हें ज़यान पहले देख चुके थे, इनकी पहचान पहले ही हो चुकी थी, और उन्होंने तुरंत कदम बढ़ाया और शरीर की जाँच शुरू की। नमस्ते सेक्ट लीडर माँ, एल्डर कियान। हाँ, युवा डॉक्टर ज़यान आ गए। सेक्ट लीडर माँ ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह ज़यान के बेहद करीबी दोस्त हों और उनके बीच में कोई अंतर न हो। डॉक्टर ज़यान तो डॉक्टर ज़यान हैं, हमें युवा शब्द क्यों जोड़ना? ज़यान ने दिल ही दिल में कियान की बात पर आपत्ति जताई। वहीं एल्डर कियान का रवैया ठंडा और निराशाजनक था। वह बस सिर झुकाकर इशारा करते हुए ज़यान का अभिवादन कर रहे थे। ज़यान को उनकी उदासीनता से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह जानते थे कि एल्डर कियान एक विशेष साधना पद्धति का पालन करते हैं, जिसके कारण वह अपनी भावनाओं और इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग देते हैं और सभी से एक समान ठंडे तरीके से मिलते हैं। सेक्ट लीडर माँ और एल्डर कियान के अलावा वहाँ एक और लंबा, मजबूत और लाल चेहरे वाला एल्डर था, जिसे ज़यान पहले कभी नहीं जानते थे। इस एल्डर के हाथ मोटे और कड़क थे और उनकी सभी उंगलियां मजबूत और छोटी थीं। ऐसा स्पष्ट था कि वह किसी विशेष युद्ध कला में प्रशिक्षित थे। यह एल्डर झाओ है, मेरे मास्टर का करीबी मित्र। वह पहले बाहरी पहाड़ों में खजाना एकत्र करने का काम करते थे। वह 2 दिन पहले ही लौटे हैं। माँ रोंग ने इस एल्डर का परिचय ज़यान से करवाया। ज़यान को एल्डर झाओ का रवैया न तो ठंडा था और न ही गर्म।
उन्होंने बस एक हुँ की आवाज़ निकाली और कोई शब्द नहीं कहे, लेकिन उनकी आंखों में शंका साफ दिखाई दे रही थी। वह स्पष्ट रूप से इस युवा औषधि देवता की कुशलता को लेकर संदेह कर रहे थे। क्योंकि एल्दज़ाओ का रवैया ठंडा था, ज़ियान ने खुद को फटाफट और सहज तरीके से अभिवादन किया और एल्दज़ाओ से दूरी बनाने की कोशिश की। ये स्पष्ट था कि सेक्ट लीडर मा ने जोड़ी के बीच के शत्रुता को महसूस किया था। न केवल वह चिंतित नहीं थे, बल्कि उनके चेहरे पर एक हल्का खुशमिजाज चेहरा भी था। हालांकि युवा डॉक्टर ज़ियान की उम्र कम है, उनकी औषधि कला को पूर्णता तक पहुंचाया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर ज़ियान की देखरेख में एल्डरली मृत्यु के कगार से उठ सकते हैं। उन्होंने अचानक डॉक्टर ज़ियान की औषधि क्षमताओं की सराहना करते हुए कहा। सच में, वह इतना युवा है, क्या उसकी औषधि विशेषज्ञता इतनी असाधारण है? खैर, मुझे तो यकीन नहीं आता। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उसकी औषधि ज्ञान डॉक्टर मो के ज्ञान से भी बेहतर है? इन शब्दों को सुनकर कुछ परिवार के सदस्य हड़बड़ी में पड़ गए थे, और वे ये तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना चाहिए। वे नहीं चाहते थे कि एल्दली का भाग्य डॉक्टर ज़ियान के हाथों में हो, और न ही वे उम्मीद करते थे कि यह छोटे से औषधि देवता में जहर को ठीक कर उनके जीवन को बचा पाएगा। एल्दज़ाओ के शब्दों का खंडन करना भी उन्हें उचित नहीं लगता था। उनके सामने जो व्यक्ति था, वह एल्दली का दोस्त और 7 रहस्यों के सेक्ट का एक वरिष्ठ सदस्य था। हे, एल्दज़ाओ को यह नहीं पता कि छोटे डॉक्टर ज़ियान डॉक्टर मो के गर्वित शिष्य हैं, और उनकी औषधि विशेषज्ञता पहले ही डॉक्टर मो से कहीं अधिक है। उपसचिव मा ने चुपचाप मुस्कुराते हुए आग में घी डालते हुए कहा। चाहे ये छोटा लड़का अपनी माँ के गर्भ में ही औषधि सीखा हो, उसकी औषधि विशेषज्ञता कितनी असाधारण हो सकती है। मैं तब भी विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं इसे अपनी आंखों से न देख लूं, एल्दज़ाओ ने सिर झुकाकर कहा, जैसे पाम लीफ पंखा। वह अभी भी सीधे डॉक्टर ज़ियान की आलोचना करने के लिए तैयार नहीं थे, ताकि उपसचिव माँ के जाल में फंसकर किसी को न नाराज कर दें। एल्दज़ाओ शायद एक क्रोधित और उतावले व्यक्ति जैसे प्रतीत हो सकते थे, लेकिन उनकी स्थिति से साफ था कि वह कोई मूर्ख नहीं थे। वह बिना पुष्टि किए कभी भी सेक्ट के किसी सदस्य की निंदा नहीं करेंगे। आखिरकार, वह एक एल्डर के उच्च पद पर बने हुए थे और इसे बनाए रखने में सक्षम थे। इस पर ज़ियान ने अपनी आंखें घुमाईं और सोचा, मुझे तुम्हें ये साबित करने की ज़रूरत क्यों है कि मेरी औषधि कौशल कितनी बेहतर है। वह जानते थे कि सेक्ट लीडर माँ जानबूझकर यह प्रतिक्रिया बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़ियान को फिर भी थोड़ा उदासी महसूस हो रही थी। ये स्पष्ट था कि एल्दज़ाओ और सेक्ट लीडर माँ एक ही गुट के नहीं थे और उनमें थोड़ी दुश्मनी थी। एल्दज़ाओ द्वारा अभ्यास की जाने वाली मिक्स्ड सर्कुलर पाम को पूरी तरह से सिद्ध किया गया है। इसकी शक्ति अपार है, सेक्ट लीडर माँ ने कहा। जब उन्होंने देखा कि ज़ियान एल्दज़ाओ से नाखुश हैं, तो सेक्ट लीडर माँ के दिल में खुशी का एहसास और भी बढ़ गया, जिससे वह अनजाने में अजीब और रैंडम बातें करने लगे। हाँ, ये सेक्ट लीडर माँ के अत्यधिक परिष्कृत मिस्टेरियस यिन फिंगर से कैसे तुलना कर सकते हैं। ऐसा लगता था कि एल्दज़ाओ को उपसचिव माँ की उपाधि की कोई चिंता नहीं थी। बिना किसी शिष्टता के उपसचिव माँ ने अपनी बात वापस की। हा, एल्दज़ाओ ने मुझे गलत तरीके से सराहा। ये स्पष्ट था कि सेक्ट लीडर माँ एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने मुस्कान के अंदर छुपे हुए चाकू रखते थे। वह एल्दज़ाओ के ताना बाने को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, बस शांतिपूर्वक दूसरी ओर से झूठी प्रशंसा को स्वीकार करते हुए मुस्कुरा रहे थे। ये पहला मौका नहीं था जब एल्दज़ाओ को इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ा हो, और वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। वह बस चुप रहे और अपनी मोटी त्वचा वाले विरोधी के साथ बहस करने से बचते हुए खामोशी से उसे सुनते रहे। आखिरकार, ज़ियान ने समझ लिया कि यह सब सेक्ट लीडर माँ का चाल था, ताकि वह उनका ध्यान भटकाकर उन्हें अपने गुट में खींच सके। क्या आपने एल्दज़ाओ के बारे में सुना है? सेक्ट लीडर माँ ने झूठे शब्दों से अनजाने में कहा। उसकी प्रसिद्ध हथियार कला के बारे में। जब ये दोनों पक्ष आपस में तकरार कर रहे थे, ज़ियान का चेहरा स्थिर था और उसने सब कुछ अनदेखा करने का अभिनय किया। लेकिन उसके दिल में वह जानता था कि सेक्ट लीडर माँ फिर से एल्दज़ाओ और उसके बीच खटास पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। सेक्ट लीडर माँ ने इसे कई बार किया था, और अब वह ये चाहते थे कि ज़ियान किसी भी कीमत पर उनके गुट में शामिल हो जाए। यह मेरी मम्मी की दवाई है, माँ रोंग ने एक लंबी सांस ली और फिर घबराकर जोर से कहा, यह मेरी पत्नी का नाम है, ज़ियांगशी।